नमस्कार, मैं पीयूष चिलवाल क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। किसी भी राज्य में चुनाव से पहले एक अधिसूचना जारी की जाती है। इसके बाद उस राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और नतीजे आने तक, चुनाव के नतीजे आने तक यह आचार संहिता लागू रहती है। मज़े की बात यह है कि आम मतदाता को ये बात बिल्कुल भी नहीं मालूम कि आखिर ये भला है क्या जिसे हम आदर्श आचार संहिता कहते हैं। ऐसे में बहुत से सवाल जो है मुंह के सामने आकर के खड़े होते हैं, जैसे आदर्श आचार संहिता क्या होती है, इसे कौन लागू करता है, इसके नियम कायदे कानून क्या हैं, इसे लागू करने का मकसद क्या है। इसके अलावा इस मुद्दे से बहुत सारी कहानियाँ और हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे और हर मतदाता को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आदर्श आचार संहिता होती क्या है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र जो कि भारत है, भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होते, किसी त्यौहार से कम नहीं होते और सभी सियासी दल मिलकर के वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और वोटर्स भी इस फेस्टिवल में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। चुनाव की आपाधापी में जो उम्मीदवार उतरते हैं वो अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए कई सारे हथकंडे आजमाते हैं। ऐसे माहौल में सभी उम्मीदवार जो होते हैं वोटर्स के सामने जाते हैं और अपने अपने लिए वोट की अपील करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है। अगर हमारे पास कोई मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हो तो आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट इस प्रोसेस को सिंपल करता है, आसान करता है। तो कब चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगती है? जिस तारीख को चुनाव का ऐलान होता है ये उसी तारीख से लागू हो जाती है और नतीजे जारी होने तक आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। एक्चुअल में ये है क्या? ये एक ऐसे दिशा निर्देश हैं जिन्हें हर पॉलिटिकल पार्टी और हर पॉलिटिकल कैंडिडेट जो इलेक्शंस लड़ना चाह रहा है उसको फॉलो करने होते हैं। इसका मकसद होता है कि चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष रखा जाए और साफ सुथरा रखा जाए ताकि कोई भी जो सत्ताधारी राजनीतिक दल है वो इसका गलत फ़ायदा ना उठा पाए। साथ ही सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग है उसको भी आदर्श आचार संहिता के जरिए कम करने की कोशिश की जाती है। आदर्श आचार संहिता को राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए एक पैरामीटर माना जाता है कि वे इसी पैरामीटर के भीतर बिहेव करेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है, ये सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी है और विकसित हुई है। सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया था कि चुनाव में क्या करें और क्या ना करें। 1962 के लोकसभा में जो आम चुनाव हुए थे, पहली बार चुनाव आयोग ने इस आचार संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया, बांटा। इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसको फॉलो करने के लिए कहें और कमोबेश हुआ भी ऐसा ही है। इसके बाद से लगभग सभी चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन होता रहता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। गौरतलब ये है कि चुनाव आयोग समय समय पर आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करता रहता है ताकि इसमें सुधार की प्रक्रिया बराबर चलती रहे। अब अगला सवाल कि आदर्श आचार संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक जमाना था जब चुनाव के दौरान दीवार पोस्टरों से पट जाया करते थे, लाउड स्पीकर्स का कानफोड़ू शोर थमने का नाम ही नहीं लेता था। जो पैसे वाले और जो दबंग उम्मीदवार हुआ करते थे वो धनबल के शोर पर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए शाम दाम दंड भेद का सहारा खुल कर लिया जाता था। बूथ कैप्चरिंग करने से लेकर के बैलेट बॉक्स लूटने तक की घटनाएं तो बेहद आम थी। सैकड़ों की संख्या में चुनावी हिंसा के दौरान लोग हताहत होते थे। तब चुनाव में शराब और पैसे बांटना का खेल खुल्लम खुल्ला चलता था। ऐसे हालात आज भी चलता है बंद कमरे के पीछे। ऐसे हालातों में आदर्श आचार संहिता रामबाण के तौर पर तो नहीं लेकिन एक आशा की किरण बन करके ज़रूर सामने आया।
इसके अलावा जब कभी समय से पहले विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है तो इसके लिए भी आदर्श आचार संहिता में प्रोविजंस हैं कि कोई काम चलाऊ जो राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार राज्य में कोई नई योजना या परियोजना का ऐलान नहीं कर सकती है जब कोई समय से पहले डिसॉल्व हो जाए। और चुनाव आयोग को ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के SR बोम्मई मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले से मिला। 1994 में ये फैसला आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि काम चलाऊ सरकार को केवल रोजाना का काम करना चाहिए और कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से बचना चाहिए। अब आदर्श आचार संहिता की विशेषता क्या है? भारत में जो चुनाव होते हैं इसमें वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए चुनावी सभाएं, जुलूस, भाषण, नारेबाजी और पोस्टर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के बीच आदर्श आचार संहिता के तहत क्या करे और क्या ना करे की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देती है आदर्श आचार संहिता को। जो आज के दौर में जो प्रचलित प्रथा है आदर्श आचार संहिता में, उसमें राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को आचरण, जो उनका बिहेवियर है कि एक नॉर्मल बिहेवियर के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले तो आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकार और प्रशासन पर कई सारे अंकुश लग जाते हैं। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के तहत काम करते हैं। वो फिर किसी पार्टी की सरकार के अंडर में काम नहीं करते, वो टोटली इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाते हैं। मंत्री और सरकारी पदों पर तैनात लोगों को सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार करने की इजाज़त नहीं होती है। सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकते। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान किसी की पर्सनल लाइफ का कोई जिक्र न हो और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली कोई स्टेटमेंट्स न हो, इस पर भी रोक लगाई जाती है। कितनी रोक लगती है आपके सामने है। यदि कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक दल के पक्ष में काम करता है तो चुनाव आयोग को उसके खिलाफ काम करने का, कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। किसी उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस या रैली निकालने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है और इसकी जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने में भी देनी पड़ती है। हेलीपैड, मीटिंग ग्राउंड, सरकारी बंगले, सरकारी गेस्ट हाउस जैसी सारी सार्वजनिक जगहों पर कुछ उम्मीदवारों का कब्जा ना हो, इसके लिए सभी उम्मीदवारों को समान रूप से ये मुहैया कराई जाती हैं। इन सारी कवायदों का मकसद ये है कि सत्ता का गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए और सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका दिया जाए। अब आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या चुनाव आयोग के पास आचार संहिता से जुड़े कोई पावर्स भी होती हैं? क्या आचार संहिता का उल्लंघन करने पर क्या चुनाव आयोग कुछ कर सकता है? इस सवाल का जवाब है हाँ। चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन करने पर किसी प्रत्याशी के खिलाफ FIR भी कर सकता है और साथ ही साथ चुनाव आयोग चाहे तो प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से बैन भी कर सकता है। आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक वेपन है चुनाव आयोग के हाथ में, जिसका इस्तेमाल करके वो फ्री और फेयर इलेक्शंस के सपने को साकार कर सकता है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चुनाव से जुड़े किसी और इम्पोर्टेंट फैक्ट पर बात करेंगे। धन्यवाद।